नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमको पसंद करने के लिए और अपने कमेंट्स देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हिमालयन सीरीज के तीसरा एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे कि हिमालय में रहने वाले जीव जंतु क्यों खतरे में हैं और क्या होती है जैव विविधता। तो आज हम बात करेंगे इसकी बायोडायवर्सिटी की। बायोडायवर्सिटी को हिंदी में जैव विविधता कहा जाता है और जैव विविधता किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा एक जरूरी पैरामीटर होती है या एक जरूरी पैमाना होती है किसी भी क्षेत्र की जीव बाहुल्य क्षमता को जानने के लिए। और हिमालय के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और न केवल हिमालय के लिए बल्कि हिमालय में पाई जाने वाली जैव विविधता पूरे विश्व के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैव विविधता होती क्या है। तो जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी, जैसे अगर हम बात करें कि जैव विविधता का अर्थ है बायो मीन्स है लिविंग, माने कि जो जीवित हैं, और विविधता मतलब कि कितने अलग अलग तरीके के लोग या कितनी विभिन्नताएं उसमें पाई जाती हैं। तो अगर हम जैव विविधता की बात करें तो उसमें देखिए किसी भी प्रकार के जो भी हमारे जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं से लेके पादप हैं, तो सभी की अलग अलग प्रकार की जो है विविधताएं जो भी पाई जाती हैं वो सारी जैव विविधता के अंदर आ जाती हैं। चाहे हम जीव जंतुओं की बात करें, चाहे हम पादपों की बात करें, चाहे हम पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की बात करें, या हम कोरल रीफ वगैरह जो भी है उनकी बात करें, तो सारा ये सब कुछ जितना भी एक हमारा जो एक पारिस्थितिक तंत्र है वो सब जैव विविधता के अंतर्गत आ जाता है। जब हम बात करते हैं जैव विविधता की, अगर हम उसमें हम स्पेशली अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में हम पाएंगे कि विभिन्न प्रकार की अन्य विविधताएं भी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कल्चरल डाइवर्सिटी या परंपराओं की विविधता की, तो ये भी एक अपने आप में एक जैव विविधता का जो है हम कह सकते हैं एक अलग तरीके का उदाहरण है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अलग से। तो जब हम बात करते हैं जैव विविधता की, तो जब जैव विविधता को मुख्य रूप से तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब कि कोई भी जीव है उसके जीन के अकॉर्डिंग कितने डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो भी जीव हैं। दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो भी आपकी जो कुल होते हैं जितने भी कोई भी प्लांट स्पीसीज है या कोई भी एनिमल या जीव की स्पीसीज है उसमें जो विभिन्नताएं होती हैं उसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। और तीसरा होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो धरती पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो, और जो पादप हैं या जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो ये किस तरीके से इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, ये सारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब वाई हिमालयन बायोडाइवर्सिटी सो स्पेशल, क्यों हमारी जो हिमालय की जो जैव विविधता है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका देखिए बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हिमालय में बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें केवल जो स्तनधारी जीव हैं तो लगभग 280 स्पीसीज स्तनधारी जीवों की पाई जाती है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। उसके बाद अगर हम केवल चिड़ियाओं की या पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की लगभग 940 स्पीसीज या 940 कुल पाए जाते हैं, और एक स्पीसीज के अंदर हजारों लाखों जो है जीव जंतु हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें मछलियों की, तो मछलियां लगभग 316 स्पीसीज मछलियों की पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। और इसके अलावा अगर हम इसमें रेप्टाइल्स को जोड़ दें, यानी कि जो हमारे जो उभयचर होते हैं और जो हमारे जो सरीसृप होते हैं, अगर हम इनको जोड़ दें तो ये एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। तो कुल मिला के लगभग जितने भी भारत में जितनी भी जो कशेरुकी जीव हैं या जो जिन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, लगभग 27.6% उनका हिमालयी जो है बायोडाइवर्सिटी में है। तो लगभग आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि 30% तक जो वर्टिब्रेट्स की जो डाइवर्सिटी है वो हिमालय में है। तो एक उसके बाद आता है कि जब हम जब जीवों की डाइवर्सिटी की बात करते हैं या जीवों की जब जैव विविधता की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसमें मुख्य रूप से जो उत्तराखंड का क्षेत्र है या जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा जीव पाए गए। ये एक जो रिसेंट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो 1,20,022 तरीके के विभिन्न प्रकार की जो है डाइवर्सिटी पाई गई इसमें उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा पाई गई वो पाई गई नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, मतलब कि जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, इसमें लगभग 1,41,183 प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव पाए गए। तो ये देखिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिमालयी क्षेत्र जो है जैव विविधता का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट इसको कहते हैं, एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। फिर अगर हम बात करें पादप डाइवर्सिटी की, तो पादप डाइवर्सिटी मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कितने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमारे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसकी देखिए बहुत बड़ी एक संख्या है। तो अगर हम नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे जैसे निचले हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो आप पाएंगे कि पहले साल के वृक्ष उसमें होते हैं। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ओक्स के जो है ओक्स वगैरह के पेड़ होते हैं।
फिर आप जो है पाइन की ट्रीज या कोनिफेरस प्लांट जिन्हें कहते हैं वो पाएंगे, चीड़ वगैरह के। उसके बाद आप देखेंगे कि देवदार के पेड़ आपको मिलेंगे। और सबसे पहले आप अगर बहुत ऊपर अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि बुग्याल होते हैं, जो ग्रासलैंड जो हमारे होते हैं, तो बुग्याल हमारे अंत में पाए जाते हैं। और उसके ऊपर फिर जो है वो पादप जो डाइवर्सिटी है वो बहुत कम हो जाती है। और उसके अलावा कई जगहों पे आप जो बुरांस जिसे हम कहते हैं रोडोडेंड्रॉन, उसके भी आपको, रोडोडेंड्रॉन के भी आपको बहुत सारे वन मिलेंगे। तो ये एक बहुत खूबसूरत बायोडाइवर्सिटी मिलती है पादपों की भी। तो आप समस्या क्या है कि क्या थ्रेट्स हैं हिमालयन बायोडाइवर्सिटी में? तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र में जो बदलाव हो रहा है, या जो हम कहते हैं, जिसे अगर मोटे मोटे तौर पे हम कहें कि जो हमारा पर्यावरण में या जो हमारे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करने लग गए हैं, उसके अलावा बहुत ज्यादा हम एनर्जी का हम यूज करने लग गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि टेम्परेचर पूरे विश्व का कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी स्पीसीज हमारी खत्म होने के कगार पे आ गई हैं। उसके अलावा एक्सेसिव ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के, जो हमारे मनुष्यों के द्वारा जो भी किए गए कार्यकलाप हैं, जैसे कि सड़कें अत्यधिक मात्रा में डायनामाइट से विस्फोट करना, सड़कें बांधों वगैरह का निर्माण जो है वो सब करना, उसकी वजह से भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत तेजी से खत्म हो रही है। अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि जो कई चीजें, जैसे हम बात करें, अगर हम औषधि पौधों की बात करें, तो बहुत अनसस्टेनेबल टाइप से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है पूरे हिमालय को, कि आप उगा नहीं रहे हैं, केवल आप निकालते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे वनों की कटाई हो रही है, बहुत ऊंचे स्तर पे वनों की जो कटाई हो रही है, और उसके कंपैरिजन में लग बहुत कम बन रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो बढ़ा है, मतलब कि जो अगर हम बात करें हिमालयी मस्क डियर की, जो हमारा जो कस्तूरी मृग होता है, अगर हम उस तरीके के जीवों की बात करें तो इनका बहुत ऊंची मात्रा में इनका ट्रेड हो रहा है, इनका व्यापार किया जा रहा है, तो इनको मार दिया जा रहा है। इनसे पाई जाने वाली विभिन्न जो है औषधियों के लिए या अन्य जो बहुत उपयोगी या बहुत जो कॉस्टली जो आइटम होते हैं, उनको पाने के लिए किस तरीके से हमारा जो है वाइल्ड लाइफ का ट्रेड किया जा रहा है। और एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोडक्शन, इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसका मतलब है कि जो हिमालय क्षेत्र की जो एंडेमिक स्पीसीज नहीं है, या जो वहां की अपनी स्पीसीज नहीं है, उस तरीके की स्पीसीज को अगर हम लगा रहे हैं पेड़ लगाने के नाम पे, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है चीड़ के पेड़ों को लगाना। देखिए अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे चीड़ों को लगाया, तो चीड़ के जो पेड़ हैं वो कहीं ना कहीं पूरे पर्यावरण का बहुत बड़ा एक ह्रास करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। जबकि आप देखते हैं कि हिमालय जो क्षेत्र है वो देवदार या फिर बांज वगैरह को लगाने के लिए उपयोगी है, बट जो चीड़ लगाया है उससे बहुत ज्यादा मृदा अपरदन होता है, भूस्खलन जैसी समस्याएं आती हैं। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो सब रोकनी चाहिए। अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मात्रा में जो भी हमारे जीव जंतु हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, और बहुत सारे हो भी चुके हैं। और अंत में पोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसी के साथ अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्रकृति से रूबरू होने के बाद ही मुझे खुद से रूबरू होना आया। किसी अज्ञात व्यक्ति से लिखी हुई बहुत अच्छा कोट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और प्लीज अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या, और आप क्या हमारे उसमें चैनल में देखना चाहते हैं।